आज की इस गहरी गुफ्तगू में खुशामदीद। आज हमारे सामने इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सुतून, एक ऐसे लेजेंड की जिंदगी पर मबनी मज़ामीन हैं जिनका हाल ही में 89 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। धर्मेंद्र। और जैसे ही ये खबर आई तो मतलब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े फनकार तक सबने जिस तरह दुख का इजहार किया, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक अदाकार का जाना नहीं, बल्कि एक पूरे दौर का खात्मा है। बिल्कुल एक अहद तमाम हुआ। सही। और आज हमारा मकसद भी यही है कि सिर्फ उनकी फिल्मों को याद ना करें, बल्कि उन जराए की मदद से उस शख्सियत की तहों में उतरें। वो ही मैन जिसके अंदर एक शायर छुपा था, वो सुपरस्टार जो दिल से आप कहें तो एक किसान था, और वो इंसान जो कामयाबी, नाकामी, मोहब्बत और जद्दोजहद से गुजरा। तो आइए इस सफर को शुरू से देखते हैं। और ये सफर तो खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पंजाब का एक गांव नसरानी, और वहां एक लड़का धर्म सिंह ध्योल, हाँ, जो चुपके से सिनेमा हॉल में दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखता है, और बस वही उसी लम्हे वो फैसला कर लेता है कि उसे भी यही बनना है। ये किस्सा तो कमाल का है ना? कि जब 1958 में फिल्म फेयर मैगजीन ने टैलेंट हंट का ऐलान किया, तो वो एक फोटो स्टूडियो गए और फोटोग्राफर से एक ही बात कही। हाँ, ये बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा करना कि मैं दिलीप कुमार लगूं और मुझे चुन लिया जाए। आप सोचें, ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, ये उस दौर के नौजवानों की पूरी नस्ल की उमंगों की अक्कासी करता है। बिल्कुल, ये वो दौर था जब सिनेमा ख्वाबों की फैक्ट्री हुआ करता था। मतलब जहां टैलेंट की वाकई कद्र होती, और उनका टैलेंट पहचाना फिल्मसाज बिमल राय ने। अच्छा। जी, वो उन्हें प्यार से धर्मेंदु कहते थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र की पहली रिलीज होने वाली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, लेकिन कैमरे का सामना उन्होंने पहली बार बिमल राय की बंदनी के लिए किया। तो एक अजीम हिदायतकार की ऐसी सरपरस्ती, ये तो किसी भी नए अदाकार के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होती है। बहुत बड़ी। तो ठीक है, बम्बई पहुंचने का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन असल कहानी तो मतलब अब शुरू होनी थी। उस ख्वाबों की फैक्ट्री में जहां हर रोज नए चेहरे आते हैं, खुद को मनवाना, वो तो एक बिल्कुल अलग जंग थी। और उन्होंने खुद को मनवाया। 1966 में एक फिल्म आई, फूल और पत्थर। इस फिल्म ने आप कहें सब कुछ बदल दिया। इसका एक मंजर बहुत मशहूर है, जहां वो अपनी कमीज उतारकर एक बेवा बखारी पर डाल देते हैं। वो इंडियन सिनेमा के लिए एक इनकलाबी लम्हा था। जराए में भी लिखा है कि इससे पहले किसी हीरो की ऐसी जिस्मानी साख्त, ऐसे मसल्स किसी ने नहीं देखे थे, और यहीं से उनके ही मैन इमेज की बुनियाद पड़ी। जी, वहीं से। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या ये ही मैन का लेबल, ये इमेज, उनके लिए एक तरह का पिंजरा भी बन गया? क्या उसकी वजह से फिल्मसाज उन्हें एक अदाकार के तौर पर शायद संजीदगी से नहीं लेते थे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। आप देखें, एक तरफ तो ये इमेज उनकी कमर्शियल कामयाबी की जमानत था, जिसने उन्हें बेपनाह मकबूलियत दी। सही। लेकिन दूसरी तरफ ऋषिकेश मुखर्जी जैसे हिदायतकार थे, जो इस जिस्म के पीछे छुपे अदाकार को देख सकते थे। तो उन्हें मुसलसल इन दो शनाख्तों के बीच एक तवाजुन कायम करना पड़ा। ये कोई आसान काम नहीं था। और ये तवाजुन उन्होंने एक ऐसे दौर में कायम किया जब मुकाबला शदीद था। मतलब पहले शम्मी कपूर का तूफान, फिर राजेश खन्ना की लहर, और उसके बाद अमिताभ बच्चन की आंधी। हाँ, एक के बाद एक। उन सब के दरमियान धर्मेंद्र वो वाहिद अदाकार थे जो 60 की दहाई से लेकर 80 की दहाई तक मुसलसल हिट फिल्में देते रहे। ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, इसकी मेरे ख्याल में दो बड़ी वजूहात हैं। पहली, उनकी वर्सेटैलिटी। जहां अमिताभ एंग्री यंग मैन के इमेज में आप कहें कैद थे, वहीं धर्मेंद्र एक ही वक्त में शोले के वीरू भी थे, जो कॉमेडी भी कर रहे हैं, एक्शन भी। बिल्कुल, और साथ ही चुपके चुपके के हंसाने वाले प्रोफेसर भी, और सत्याकाम के वो असूल परस्त नौजवान भी। तो ये रेंज थी। और दूसरी वजह थी उनकी अवामी अपील। वो लोगों को अपने लगते थे। उनकी हिंदी में वो पंजाबी लहजा, उनकी सादगी, वो अवाम से जुड़े हुए थे। आपने सत्यकाम का जिक्र किया, जिसे वो खुद भी अपनी बेहतरीन फिल्म मानते थे। मजमून में एक बहुत गहरी बात लिखी है। एक सवाल उठाया गया है कि कोई किरदार बेवक्त कश्मकश, खुफगी, मोहब्बत और इज्जत जैसे इतने मुतजाद जज्बात कैसे पैदा कर सकता है? और यही तो उनकी अदाकारी की गहराई है। सत्यकाम में उनका किरदार एक ऐसे उसूल परस्त नौजवान का है
जो सच्चाई के लिए समाज, खानदान, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा देता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी कहा था कि ये उनकी बेहतरीन फिल्म थी। जी, उन्होंने कहा था कि ये उनकी और धर्मेंद्र दोनों की बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्में साबित करती हैं कि ही मैन के पीछे एक कितना बड़ा फनकार छुपा हुआ था। तो एक तरफ सत्यकाम जैसा फन है और दूसरी तरफ 1975 में शोले जैसा स्टारडम है। वीरों का किरदार, वो पानी की टंकी पर सुसाइड वाला मंजर, हाँ, जया बसंती के साथ टांगे पर इश्क, ये किरदार तो अमर हो गया। इस फिल्म ने तो उन्हें शोहरत की बिल्कुल ही अलग बुलंदियों पर पहुंचा दिया। क्या खूबसूरत तवाजुन है ना। सत्यकाम ने उनके अंदर की अदाकार को जिंदा रखा और शोले ने उनकी स्टार पावर को हमेशा के लिए कायम कर दिया। यही दो सलाहियतें, मतलब एक फनकार की गहराई और एक स्टार का करिश्मा, यही उनके इतने लंबे और कामयाब करियर का राज है। वो सिर्फ एक एक्शन हीरो या सिर्फ एक आर्ट फिल्म एक्टर नहीं थे, वो दोनों थे। वो दोनों थे, बिल्कुल। उनकी शख्सियत के बारे में भी ज़राए में बड़े दिलचस्प किस्से हैं। उनके आइडल दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि जब मैं खुदा से मिलूंगा तो एक शिकायत ज़रूर करूंगा कि उसने मुझे धर्मेंद्र जितना हसीन क्यों नहीं बनाया। वाह, अपने आइडल से ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना, सोचिए कैसा महसूस होता होगा। और उसके बावजूद वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे। जी, उनका वो डांस वाला किस्सा बहुत मशहूर है। जट जमला पगला दीवाना गाने की शूटिंग हो रही थी और वो हजारों लोगों के सामने नाचने से हिचकिचा रहे थे। अच्छा। फिर क्रेन लगाई गई, कैमरा ऊपर गया और बकौल उनके, फिर मैं ऐसा खिल गया कि शर्म चली गई और आपका धर्म बेशर्म हो गया। ये उनकी सादगी और मजाक की बेहतरीन मिसाल है। वो खुद पर हंस सकते थे। उनकी दरिया दिली का भी एक किस्सा है जिसमें उस वक्त के एक असिस्टेंट डायरेक्टर महेश भट्ट शामिल हैं। महेश भट्ट का किस्सा। जी, महेश भट्ट की गलती से एक सीन खराब हो गया और प्रोड्यूसर को नुकसान होने वाला था। धर्मेंद्र ने फौरन एक ट्रक ड्राइवर से उसके मैले कपड़े उधार लिए, पहने और सीन मुकम्मल कर लिया। मतलब एक लम्हे में। इस एक वाक़े से पता चलता है कि वो स्टार होने के साथ साथ कितने हमदर्द इंसान थे। लेकिन एक सुपरस्टार की जिंदगी कभी भी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती है ना। उनकी जाती जिंदगी, खास तौर पर हेमा मालिनी से उनकी मोहब्बत और दूसरी शादी, वो हमेशा खबरों में रही। बिल्कुल, वो पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप थे, तो ये मामला काफी मुतनाज़ा रहा उस जमाने में। वाक़यात आवाम की नज़रों में रहने की कीमत को भी जाहिर करते हैं। बिल्कुल, आपकी हर कामयाबी और हर कमजोरी, सब कुछ अवाम के सामने होता है और यही चीज हमें उनके कैरियर के अगले मरहले पर ले जाती है, जो काफी मुश्किल था। 90 की दहाई, ज़राए बताते हैं कि शराब नोशी ने उनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुन्नी बाई और पापी देवता जैसी, मतलब बी ग्रेड बल्कि सी ग्रेड फिल्में भी कीं। जी, ये एक मुश्किल दौर था। फिल्मसाज राजकुमार संतोषी का एक कॉल भी नकल किया गया है कि उन्होंने अपने करिश्मा को खो दिया और ऐसी फिल्में करके अपने परस्तारों का दिल तोड़ा। ये एक बहुत सख्त तबसरा है। ये सख्त है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। ये स्टारडम की नापाईदारी पर एक अहम सवाल उठाता है। कोई भी हमेशा उरूज पर नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ जो चीज धर्मेंद्र को अलग करती है वो है उनकी अपने फन से मोहब्बत। उन्होंने खुद कहा था, अदाकारी मेरी महबूबा है, कभी ये रूठ जाती है, कभी मैं रूठ जाता हूँ, मगर मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। तो ये जो बी ग्रेड फिल्में थीं, ये क्या सिर्फ पैसे की मजबूरी थी या एक फनकार की बेचैनी कि बस कैमरे के सामने रहना है चाहे फिल्म कैसी भी हो? मेरे ख्याल में ये दोनों का इम्तजाज था। एक सुपरस्टार जब नीचे आता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने अदाकारी नहीं छोड़ी और यही उनकी जीत थी। उन्होंने इंतजार किया और फिर वो वापस आए। और क्या वापसी थी। 2007 में जानी गद्दार, उसमें उनका वो मुकालमा, इट्स नॉट द एज इट्स द माइलेज, यानी उम्र नहीं सफर देखो। क्या बात है। वो मुकालमा जैसे उनकी अपनी जिंदगी का खुलासा था। बिल्कुल। और फिर लाइफ इन अ मेट्रो में नफीसा अली के साथ वो एक उम्र रसीदा आशिक का किरदार, और अभी हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो किरदार। हाँ, जिसमें वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं लेकिन अपनी मोहब्बत को नहीं भूले। जी, इन फिल्मों ने साबित किया कि एक अच्छा अदाकार हमेशा अच्छा अदाकार रहता है। उसने पुराने जादू की एक झलक फिर से दिखानी। ये तो हुई अदाकारी की बात, लेकिन ज़राए उनकी एक और शख्सियत को भी सामने लाते हैं जो ही मैन के बिल्कुल बरक्स है।
एक शायर की शख्सियत। हाँ उन्हें उर्दू जुबान और शायरी से गहरा इश्क था। जी, और ये शायरी ही उस ही मैन के मास्क के पीछे छुपे हसास इंसान का असल पता देती है। ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है जो अक्सर उनके एक्शन इमेज के पीछे दब जाता था। उन्होंने उर्दू के लिए एक शेर भी कहा, जी कहा था, एहसानमंद हूँ जुबाने उर्दू तेरा। तेरी जुबान में बयान एहसास दिला गया। वाह, ये तो उनकी शख्सियत का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रंग है। और सिर्फ शायरी नहीं, उनकी सोच में भी एक फलसफियाना गहराई थी। शोहरत पर उनका एक कॉल है जो आज के दौर में और भी ज्यादा मानेखेज लगता है। कौन सा? वो कहते हैं, होती है तारीफ अहमियत की, लेकिन इंसानियत की कदर होती है। तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत पर, बंदे पर खुदा की तब नजर होती है। वाह! इससे उनकी सोच की गहराई का अंदाजा होता है। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, एक सोचने वाले इंसान थे। तो जब हम इन तमाम जराए को मिलाकर देखते हैं तो धर्मेंद्र की कैसी तस्वीर उभरती है? उनका विरसा क्या है? एक एक्शन हीरो, एक रोमानवी अदाकार, या कुछ और? मेरे ख्याल में उनका विरसा यही है कि वो किसी एक खाने में कैद नहीं हुए। वो एक मुकम्मल पैकेज थे। एक देहाती लड़का जो सुपरस्टार बना, एक एक्शन हीरो जिसके सीने में एक शायर का दिल धड़कता था, एक ऐसा स्टार जिसने उरूज भी देखा और ऐसा जवाल भी जिससे उठना मुश्किल था, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है और उसे बार बार बना सकता है। और ये भी कितना बड़ा इत्तेफाक है कि उनका सफर आखिर तक जारी रहा। उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार पर्दे पर इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म 21 में देख सकेंगे। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए मज़मून में उनकी ही एक फ़िल्म का एक मुकालमा नकल किया गया है जो शायद उनकी पूरी ज़िंदगी और हम सब की ज़िंदगियों पर गौर करने की दावत देता है। वो क्या है? मुकालमा है, कुछ पाने की चाह, कुछ और बेहतर की तलाश। इसी चक्कर में इंसान अपना सब कुछ खो देता है जो उसके पास होता है। तलाश कभी ख़त्म नहीं होती, वक्त ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत गहरी सोच छोड़ जाता है कि क्या धर्मेंद्र की जिंदगी इस मुसलसल तलाश की कहानी थी या आखिर में कुछ पा लेने की? ये सवाल शायद हर इंसान अपनी जिंदगी से पूछता है।